हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग अपनी नई क्लास में आ गए हैं। पहली क्लास है आज 135 यानी पहले तीसरे पांचवें दिन से हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे। यही टाइमिंग रहेगी 3:30 पे और 246 जो दूसरे चौथे छठवें दिन है टाइमिंग यही रहेगी। हम उस पर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस यही चलेगा। बुक्स हम एनसीईआरटी और आर डी शर्मा प्रेफर करते हैं, लेकिन कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आर एस अग्रवाल कराइए, तो हम आर एस अग्रवाल पे वर्क करेंगे, ठीक है। बाकी आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे और जेई क्लास में हम आर डी शर्मा प्रेफर करेंगे, आर एस अग्रवाल नहीं कराएंगे। बात करें यार क्लास 11 की, नई क्लास है, नया आगाज है, नई नई चीजें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। तो लाइफ में देखिए यार हर चीज को एंजॉय करिएगा। बहुत सीरियस होके भी पढ़ाई नहीं करना है और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना वो भी नहीं करना है। आपको सारी चीजें करनी है। किस चीज को क्या इंपॉर्टेंस देनी है ये आपको डिसाइड करना है, कोई दूसरा नहीं बताने वाला है। क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, अब आप बच्चे नहीं रहे हो, आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो लाइफ में देखो ये 12th भी जिस तरीके से लगता है ना, नई नई क्लास है यार पूरा साल पढ़ा, ऐसा नहीं है। टाइम पता नहीं चलता है किस तरीके से निकल जाता है। फिर 12th भी निकल जाएगा, आपकी स्कूल लाइफ खत्म। जो लोग कहते हैं ना कि स्कूल 12th कर लो लाइफ आसान है, नहीं यार 12th के बाद रियल लाइफ का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर जॉब के लिए वही मगजमारी, वही लाइफ। तो लाइफ को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। आप धीरे धीरे करिए, हर चीज को समझेंगे हम लोग, ठीक है। बस किसी भी चीज का एडिक्शन मत करिएगा। आप जो भी किसी पर्सन का हो, चाहे किसी भी चीज का एडिक्शन हो, एडिक्शन खराब होता है लाइफ में। अगर आपको हैप्पी रहना है तो एडिक्शन से बचिएगा, किसी भी चीज का एडिक्शन नहीं करना है। अब हम बात करें अपने टॉपिक की, सेट थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप में से किसी को नहीं आता है, ठीक है। किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक ले चलेंगे ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प मिले। अब यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड के बच्चे कह रहे थे देखिए यार बहुत डिफरेंट सिलेबस नहीं होता है, कुछ चीजें हैं जो अगर एक आध पॉइंट होते हैं जो आपके में हैं उनके में नहीं है, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। यूपी बोर्ड की भी बुक्स अब इंग्लिश में आ गई हैं, फिर भी आप हिंदी में क्यों पढ़ते हो। और इतना भी नहीं यार कि आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या लिखा है, ये समुच्चय वगैरह होता है। हाँ, जो बिल्कुल हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। बाकी जो इंग्लिश में बुक्स वगैरह चल रही हैं आप पढ़ सकते हो, बोर्ड आपका कोई भी हो। देखिए सेट थ्योरी स्टार्ट करें उससे थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ेंगे अपनी पिछली क्लास का, ठीक है। जो यहाँ पे यूज होने वाला है वो है आपका नंबर सिस्टम और कुछ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो दोनों चीज हम देख लेते हैं। कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको देखने पड़ेंगे पहले, जिनको आपको पूरी सेट थ्योरी में यूज करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए ये इतना अच्छा टॉपिक है कि इसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा और ये एक ऐसा ही टॉपिक है। एक और टॉपिक मिलेगा जनरली, आप फिगर के थ्रू मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। वरना ग्राफ वगैरह अलग बात होगी, बट बाकी फिगर से मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक आपका लीनियर प्रोग्रामिंग होगा, वो 12th में मिलेगा। इनइक्वालिटी वगैरह आपको मिलेगा, बट ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है और पहले दे रखा है क्योंकि इसकी भी वजह होती है यार, कई सारे टॉपिक रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, इसीलिए इसको पहले रखा गया है। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ देखेंगे, कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन में आप सिंबल्स या इनका मतलब समझ लो, कुछ सिंबल होंगे जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। और फिर हम बात कर लें यहाँ पे नंबर सिस्टम की। जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ रखा है उसको देख लेते हैं जरा, यहाँ पे यूज होने वाला है। एक्चुअल लाइफ में अगर आप देखोगे ना, कोई भी नंबर रियल नहीं होता है। कहने को हम लोग कह देते हैं कि ये रियल है, ये इमेजिनरी है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम दिखेंगे कि रियल नंबर्स को भी हम एज एन इमेजिनरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी ये सब नहीं पढ़ा है, बस आप इतना ध्यान रखो। आप देखो कहीं आपने देखा है 7 को वॉक करते हुए, नहीं देखा है ना। कहीं देखा है वो 3 बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। तो सारे एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर ही होते हैं। लेकिन हम मैथ में जो पढ़ते हैं, मैथमेटिकली टर्म्स में बात करें तो हम उनको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक पार्ट होता है रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। रियल नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसमें हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। इनको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मेट A+IB फॉर्म में होता है, लेकिन इसको आप अभी ध्यान मत दीजिए, बस ऐसे लिख लीजिएगा। ये आपके में पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम पढ़ेंगे तो इसका एनालिसिस पूरा करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे उसका। बट अभी ध्यान रखिए कि हम मैथ में इनको 2 पार्ट में पढ़ते हैं नंबर्स को, एक रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। जो इमेजिनरी होते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर भी इमेजिनरी होते हैं। अब रियल नंबर्स में क्या होता है,
रियल नंबर हमारी पूरी एक्सिस होती है, माइनस इनफाइनाइट से जो हम एक्स एक्सिस बनाते हैं प्लस इनफाइनाइट, जिसमें आपका 0 होता है, वो 0.1 0.2 सारे इंटीजर्स भी होते हैं, 1.5 सारे नंबर, हर नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं भाई। 1 से लेकर के 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। कैसे? आप 1.1 ले लो, फिर 1.1111 ऐसे देखो कितने बढ़ेंगे, 1.1 ले लो, ऐसे बड़े बड़े नंबर लोगे तो 2 10 तक चला जाएगा, लेकिन पहले तो 1.00001 भी आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। इस तरीके से कितने नंबर बना सकते हो आप, समझ रहे हो? तो ऐसे हर 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लोगे उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये हमारी पूरी एक्सिस जो थी वो आपकी रियल एक्सिस है। अब इन नंबर्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? इन नंबर्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये चीज आपको पता होगी। पहला पार्ट क्या होता है? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, और दूसरा होता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नाम से पता चल रहा है, जिसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इसको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है? तो ये नंबर्स मेन कैटेगरी है जिनमें हमें पढ़ना है, ज़्यादा हमें डील करना है। ये बहुत लिमिटेड होती है, ये √2 हो गया, √3 हो गया, ई टाइप का नंबर है, या पाई हो गया, ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये पॉइंट के बाद रुकते नहीं है, चलते रहते हैं और रिपीट भी नहीं होते, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। रैशनल नंबर्स में क्या हो जाता है? आपके सारे इंटीजर्स आते हैं रैशनल नंबर में। अब मान लीजिए 5 है, क्या आप इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके डिवीजन में 1 लिख सकते हैं ना। तो सारे इंटीजर्स हम जितने भी पढ़ेंगे, जितने भी 1/2 1/3 नंबर है, 2/3 नंबर, इस टाइप के नंबर जो है, जो इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। रैशनल नंबर्स को जनरली हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो रिप्रेजेंटेशन अगर हमने q मेंशन कर दिया तो आपको समझ में जाना है ये रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है। फिर आ जाते हैं हम आगे, जो हमें पढ़ने हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? इनको एक साथ लिखे देने। चलिए, ये चीजें आपको पढ़ रखा है, आपने मान ले रहे हैं, आपने पढ़ रखा है, सारे रैशनल नंबर में ही आते हैं, इनको हम एक साथ लिखे दे रहे हैं ऐसे। नेचुरल नंबर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? इसको w से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दोगे तो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। चाहिए पता होंगे, बस इनके रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिए। हमारे यूज होने वाले हैं इंटीजर्स को हम लोग z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हमने I प्लस लिख दिया, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। I माइनस या Z माइनस लिख दिया है, इसका मतलब -1 -2 -3 निगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए होते क्या है। इवन नंबर्स तो रिप्रेजेंटेशन वैसे ई से कर देते हैं, ऑड का ओ से कर देते हैं, मतलब आपको पता होगा। ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए होती क्या है। और प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स में आपके वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से, यानी ऐसा नंबर जिसके 1 या उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो सके। जैसे हमने 15 लिख दिया और एक 13 लिख दिया, इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? एक 1 तो रहता ही, सबका 1 रहता है, फिर 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, और 15 भी एक फैक्टर है। मल्टीप्लाई नहीं करा रहे, कॉमा करके लिख दो, ये सभी इसके फैक्टर है। लेकिन 13 एक ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर 1 होगा और 13 होगा, और कोई इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और वो नंबर खुद, ठीक है? तो वो सारे नंबर हमारे प्राइम की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टार्टिंग होती है 2 से, 3 5 6 नहीं हो पाएगा, 7 8 9 9। देखिए 9 की बात करें तो ये एक ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? प्राइम नंबर नहीं है। तो 11 हो जाएगा बिल्कुल, फिर 13 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर जितने भी हैं वो सारे प्राइम की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें क्या, इसको जनरली p से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए इसकी खासियत एक है, इसको याद रखिएगा। ये जो आपका 2 है, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है? ये कभी कभी आ जाएगा। तो
तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो है 2। ठीक है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप इसको नोट करना चाहो, इतने पार्ट को नोट कर लो कहीं पे, ये सारी चीजें आपको यूज होने वाली हैं। बेसिक चीजें, इवन ऑड हम नहीं बता रहे, इवन ऑड आपको पता होगा, चाहे तो आप इसी में नीचे लिख लीजिए इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, जो भी चीजें आपको लिखनी है। बट इनके रिप्रेजेंटेशन एन लिख दिया जाए, कैपिटल एन का मतलब, डब्ल्यू का मतलब, आई का मतलब, प्लस आई का मतलब, माइनस आई का मतलब, ये चीजें पता होनी चाहिए। रैशनल में भी प्लस रैशनल नंबर, माइनस रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन यूज होने वाला है इसमें। कुछ और सिंबल्स हैं वो देख लेते हैं जरा। एक ये सिंबल है, जैसे सी बनाते हो आप, सी में बीच में ऐसे कर दो, ई टाइप का लगेगा, तो इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। ये सिंबल जो होता है इसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है, इसका नाम एप्सिलॉन होता है और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू। ठीक है, अब कैसे यूज होगा, इसके बिलोंग का मतलब ये इस चीज को बिलोंग करता है, तो जनरली यहां पे एक एलिमेंट दिया होगा और ये सिंबल यूज करेंगे, इधर बता देंगे। तो इस साइड सेट का नाम होगा, ये उसका एलिमेंट है कि नहीं। अब दो सिचुएशन हो सकती है इसमें, अगर हम कह दें कि ये अभी बस इतना समझ लो, सेट आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बस इतना समझ लो, अगर हम कह रहे हैं कि ये इस सेट का हिस्सा है तो ये सिंबल लगाएंगे, मतलब बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा ए बिलोंग्स टू ए। और अगर ये इस सेट का हिस्सा ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये होता है बिलोंग्स टू। जैसे आपने इक्वल पढ़ रखा है ना, वैसे समझ लीजिए हमने लिख दिया है कि 3 इक्वल है 3 के, तो इक्वल सिंबल लगा दिया, और 3 क्या 5 के इक्वल है, नॉट इक्वल सिंबल, तो सिंबल क्रॉस कर देंगे, मतलब वो उल्टा हो जाता है उसका। एक सिंबल ये आपको याद रखना है। दूसरा है सच दैट, दूसरा जो सिंबल आप देखोगे वो ये 2 डॉट बने होंगे या एक बड़ी सी लाइन होगी, इसका मतलब क्या होता है, सच ऐसा है, सच दैट। हम लोग अभी जब पढ़ेंगे सेट रिप्रेजेंटेशन में, बस अभी नाम मतलब समझ लो क्या है, ये 2 डॉट बनी होंगी या ये बना होगा। जब हम सेट लिखेंगे उसमें सारी चीजें हम समझेंगे, बस इतना पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, सेट्स जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएंगे, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स, while, ठीक है, their elements are represented by numbers और small letters और name। इसमें कुछ भी आ सकता है, नाम आ सकता है, लेटर आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, जिस टाइप का सेट दिया होगा उस टाइप से, लेकिन सेट का जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरीके से सेट रिप्रेजेंट किया जाता है वो सारी चीजें अभी हम देखते हैं। अभी बस इतना समझ लीजिए नंबर सिस्टम क्या होता है, आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी प्रीवियस क्लास में, ये चीज नहीं है आपके लिए। ये एप्सिलॉन मतलब बता दिया अभी हमने, अभी जब हम पढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। वही बस इतना मान लीजिए, ये सिंबल जहां भी लिखा है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका ये दोनों एक ही चीज है, चाहे ये लिखा होगा चाहे ये लिखा होगा, इसका मतलब होता है सच दैट। सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर, नंबर या नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, सेट स्टार्ट करते हैं। सेट होता क्या है, सेट नाम से पता चलता है, सेट किसी चीज का सेट होता है। सेट आपने पूछते ना, डिनर सेट आपने पढ़ा होगा, तो कलेक्शन होता है एक्चुअली। तो यहां पे इसका होता क्या मतलब, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, नाम हो सकता है, नाम किसी का भी कंट्रीज का नाम हो सकता है, पर्सन्स का नाम हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, किस टाइप का हो सकता है। बट एक वर्ड जो यूज हुआ है उसका मीनिंग थोड़ा सा समझ लीजिए, तब आपको सेट समझ में आएगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन मतलब ग्रुप हो जाएगा, कलेक्शन मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, कई एक साथ रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं,
तो सभी ग्रुप या कलेक्शन ऑफ सेट नहीं कहलाएंगे। एक चीज यहां से पता चल रही है कि सभी ग्रुप या कलेक्शन सेट नहीं है। वो कौन से ग्रुप या कलेक्शन सेट हैं जो कि वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। वेल डिफाइंड एक ऐसा वर्ड है, ऐसा चीज है जिसका मतलब है कि आप आंसर लिखो उस चीज का, आपका दोस्त लिखे, आपका पड़ोसी लिखे, कोई दूसरे देश का बंदा या दूसरे शहर का बंदा, किसी से भी पूछा जाए उसका आंसर सेम आएगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो उसको हम उस सेट में डाल देते हैं। जो भी उससे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट है वो आपको उस सेट में मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड। अब एक चीज लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया है, पहला है एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। दूसरा हमने लिख दिया है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स, और हमने लिख दिया है कलेक्शन ऑफ 5 कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। पूरा लिख रहे हैं। यहां से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कैसे, एक चीज बताइए, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लिख दिया है ये सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सारी चीजें अभी हम समझेंगे, बस करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। तो अभी क्या है, हम सिर्फ कलेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। हम मान लिया ब्रैकेट ऐसे लिखे दे रहे हैं। तो 5 नेचुरल नंबर आपने लिख दिया, 5, 7, कोई वो तो बताया नहीं, सीरियल वाइज तो नहीं बताया है, फिर भी चलिए हम सीरियल से लिखे देते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। कोई दिक्कत है इतने में, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो 5 कहा था हमने, 5 लिख दिया, ठीक है। किसी ने लिख दिया 100, 101, 102, 103 और 104। कोई दिक्कत है क्या, बताइए। गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं था। यहीं पे अगर आप इस चीज का आंसर लिखोगे, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, पहले 7 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, तो वो आप लिखोगे, आपका पड़ोसी लिखेगा, आपका भाई लिखेगा, आपका दोस्त लिखेगा, आंसर विल बी सेम। क्यों, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट था। बात समझिए क्या कह रहे हैं। जो वेल डिफाइंड वर्ड छोटा सा है लेकिन इसकी मीनिंग बहुत गंभीर है। यहाँ पे क्या था, कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर, सिंपल नेचुरल नंबर है। इससे देखिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन प्रूफ होता है कि 0 by 0 जब आप पढ़ोगे, 0 by 0 डिफाइंड क्यों नहीं होता है, ये चीज आपके लिए है, क्यों डिफाइन नहीं होता है। हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे आ जाते हैं, ये चीज तो पता चल गई ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि आप लिखोगे, आपका भाई कोई भी लिखेगा, इसका आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये चीज ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड था। तो ये कलेक्शन था जो सेट हम कह चुके हैं, ये सेट बन गया, लेकिन ये सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो वेल डिफाइंड का हमें लग रहा है थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा। अब इधर आ जाते हैं, 5 अल्फाबेट्स, 5 लेटर्स लिखना है, कलेक्शन ऑफ 5 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। यानी इंग्लिश अल्फाबेट से 5 लेटर्स का कलेक्शन बनाना है। तो आप ये लिख सकते हो ABCDE लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई लिख सकता था JKLMN लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, आंसर दोनों के सही है। कोई और भी लिख सकता था, XYZ के आसपास जाके लिख सकता था। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप लिखोगे, आपका भाई पड़ोसी कोई भी लिखेगा, आंसर सेम आएगा उस चीज का। मतलब कि ये स्टेटमेंट आपका वेल डिफाइंड था, इसमें कोई वो संदेह की बात ही नहीं है यार कि ये हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। जब कभी संदेह हो जाए कि यार ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो वहां पे वो चीज वेल डिफाइंड नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, AEIOU, ये वेल डिफाइंड है। सारे वॉवेल्स का कलेक्शन
वॉवेल जो नहीं होगा वो सेट में नहीं आएगा, जो होगा वो सेट में रखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड था। अगर हम ऐसे कह दें आपके क्लास के या आपके स्कूल के अच्छे टीचर्स का कलेक्शन, गुड टीचर्स का कलेक्शन, तो क्या ये वेल डिफाइंड हो जाएगा? बिल्कुल। ये चीज ध्यान रखिए, जो नेचर होता है ना ह्यूमन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कोई टीचर आपके हिसाब से बढ़िया हो, आपके दोस्त के हिसाब से अच्छा ना हो। बात समझ में आ रहा है? हो सकता है कि उसका पढ़ाया वो उसको समझ में आता हो, उसका पढ़ाया वो उसको समझ में ना आता हो। तो यहाँ पे ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। तो जब भी चीजें, आपको ये चीज नोट कर लीजिए, जब भी गुड, बैड, ऑनेस्ट, ब्रेव, ऑनेस्ट, ब्रेव, बेटर, इस टाइप के वर्ड मिल जाए ना तो वेल डिफाइंड नहीं होते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? गुड क्रिकेट मैन या क्रिकेटर्स इन योर इंडियन टीम, तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि गुड क्रिकेट प्लेयर की हम पूछ रहे हैं तो हो सकता है किसी को विराट कोहली ज्यादा पसंद हो, किसी को धोनी ज्यादा पसंद हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने बताया था वेल डिफाइंड जो होता है वो आप लिखो आंसर, या आपका कोई भी दोस्त कोई भी लिखेगा उसका आंसर सेम आएगा। और कुछ ये वर्ड होते हैं लाइक स्मार्टेस्ट, ब्रेव, काइंड, ऑनेस्ट, गुड, बैड, फेवरेट, वर्स्ट, इस टाइप के जब भी वर्ड मिल जाएंगे ना तो वो हमेशा वेल नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आते हैं। वो चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, चॉइस पर डिपेंड कर जाता है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे बेस्ट 4 क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, तो उन सब में हो सकता है कोई विराट को पहले रख ले, कोई रोहित शर्मा को ना रखे, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में। कोई विराट कोहली, धोनी, बाकी 2 रखे, कोई हो सकता है उनको ना रखे, ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन है, ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? ये सेट नहीं है। बेस्ट 3 मोटरसाइकिल्स इन इंडिया, हो सकता है किसी को बुलेट पसंद हो, किसी को बुलेट ना पसंद हो, वो 3 मोटरसाइकिल्स में बुलेट को रखे ही ना। हो सकता है कोई हैवी मोटरसाइकिल्स पसंद करता हो सकता है कोई लाइट मोटरसाइकिल पसंद करता हो। तो ये भी एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं रखी गई जो किसी के फेवरेट या ना फेवरेट होने की कंडीशन पे आए। ये सिंपल है, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई सारी नॉवेल्स का कलेक्शन, तो वो आप लिखोगे या आपका पड़ोसी लिखेगा, सभी एक ही सारी नॉवेल्स को एक सेट में रख देना है। तो बिल्कुल ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सेट है। लेकिन अगर हम कैसा कहते हैं कि 5 बेस्ट नॉवेल्स, तो हो सकता है आपको उनकी 5 नॉवेल्स जो पसंद हो वो किसी दूसरे को ना आई हो, या उनमें से एक आध पसंद ना आई हो। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो 5 बेस्ट देखिए वो वर्ड यूज हो गया, जो इस टाइप में जितने ये वर्ड हमने लिख रखे हैं जनरली ये 99% केसेस में नॉट वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेट नहीं है, ये क्या है, सिर्फ और एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब सेट को लिखते कैसे ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकली हमें लिखना पड़ेगा। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है आपके। ठीक है, दोनों मेथड हम लिखे दे रहे हैं। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म, और टैबुलर मेथड। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, इसको आप जब एनडीए वगैरह पढ़ोगे तो इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। ठीक है, नाम आपको पता होना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो चीजें एक्स्ट्रा या चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन नाम अलग हो, वो चीजें यहाँ पे पता कर लो तो आपको आसानी रहेगी, पहली बार पढ़ रहा हो। रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। फिर आता है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, क्या होता है ये सारी चीजें हम देख लेते हैं जरा। तो नाम से पता चल रहा है लिस्टिंग मेथड। ठीक है, यानी हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं कॉमा लगा के, किसमें, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिख देते हैं। जैसे एक एलिमेंट लिखा, कॉमा लगाया, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाते हैं।
तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिंपली एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन द कर्ली ब्रैकेट। ऐसे लिखना चाहो लैंग्वेज लिख सकते हो, एलिमेंट्स आर, लिखे दे रहे हैं, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा विदिन द ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, बस छोटे सी डेफिनेशन लिखनी है अपनी लैंग्वेज में। जब आप रिवाइज करो, देखो नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेने से बचो, जितना कलेक्शन करते जाते हो यार ये आपके काम नहीं आता है। एट लास्ट में आप हो सकता है कंफ्यूज हो कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है अगर चीज़ें। ठीक है, तो आप जब लिखोगे एक प्रैक्टिस होती है आपकी, कुछ लोग गाइड करते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस से करते हैं, तो आप उसकी बात मान लो। लिखने से आपकी प्रैक्टिस भी होती है और रिवीजन भी अच्छे से होता है। बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ अच्छे से समझ में आता है कंपेयर टू अदर की लैंग्वेज में। ठीक है, तो लिखने की आदत डालो, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे हम कोई एक सेट लिख रहे हैं, एग्जाम्पल है जैसे कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसको सेट में इस रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं तो 1 2 3 4 5 से लेकर के 10 तक आपको कॉमा लगा के लिख देने कर्ली ब्रैकेट में। सिंपल सा मतलब होता है, बहुत इजी मेथड है ये। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम लिख दें कि कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसको भी इसमें लिख सकते हैं। वो कैसे लिखोगे, सिंपल कॉमा लगा के AEIOU कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखा जाता है। तो एक मेथड बहुत इजी समझ में आ गया भाई। जब ये मेथड था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, ये भी समझ लेते हैं। आप सोचो ये लिमिटेड है, आप कितना नंबर लिख सकते थे, 1000 नंबर लिख सकते हो। हमने कह दिया 1000 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, 5000 1 लाख नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, कहाँ लिख पाओगे भाई। तो उस चीज में हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, हम सेट बिल्ड करते हैं, रूल की तरह मेथड एक डिफाइंड करते हैं कि ये ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा सेट होगा। बस एक लैंग्वेज फॉर्म में लिखा जाता है, वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। अब इसमें होता क्या है ये समझ लेते हैं। सेम लिखा कर्ली ब्रैकेट्स के ही अंदर जाएगा, बट यहां पे हम डिफाइन करते हैं। लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं जरा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property। ठीक है, बस इतने लिख लो, बहुत ज्यादा नहीं है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess, यानी सारे एलिमेंट्स में एक ही टाइप की प्रॉपर्टी होगी, उन्हीं को हम सिंगल्स में रखते हैं, जिनमें नहीं है वो बाहर रहते हैं। बस इतना है। लैंग्वेज वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में नहीं आता है, लिखना भी नहीं है आपको, एग्जाम में भी नहीं आना है, बस आपको अपनी फॉर्म में लिख लेना है। वो क्या लिखना है वो देख लीजिए जरा। जैसे इस सेट को हमें लिखना है इसमें रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए जरा। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, सेट का नाम हमने मान लिया दे दिया है ए, तो ए को लिखोगे कैसे, इसमें ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इसका एलिमेंट है, जनरल रिप्रेजेंट करते हैं, या देखिए रूल मेथड हम डिफाइन करते हैं पूरे सेट को लैंग्वेज के फॉर्म में या डेफिनेशन के फॉर्म में या रूल मेथड से। एक्स एक एलिमेंट है सच दैट, जो सिंबल मैंने बताया था वो यहाँ पे, अब एक्स क्या है वो डिफाइन करेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 10 या 10 से छोटा है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 10 तक जाते हैं। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एक्स सच दैट, ये लाइन भी यूज कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंपल कैपिटल लेटर, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, बता रखा है एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, मतलब ये चीज इसको बिलोंग करती है, यानी एक्स क्या है नेचुरल नंबर से, एक्स नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है।
अब कहां से कहां तक है, वेयर x जो है 1 से लेकर के 10 तक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। और अगर 1 लिखोगे नहीं तब भी हमें पता है कि नेचुरल नंबर यार 1 से स्टार्ट होते हैं, 10 से छोटा। हमने पीछे की लिमिट तो स्टार्ट नहीं करी, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि a x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 10। देखिए हमने 10 तो लिमिट लगा दी, इधर लोअर लिमिट नहीं लगाई, तो लोअर लिमिट 1 से ही स्टार्ट होगी, 1 के आगे तो जा ही नहीं सकते, पीछे तो जा ही नहीं सकते, कि भाई 0 -1 वो नेचुरल नंबर ही नहीं होते। तो यानी कि हमें पता चल गया 10 और 10 से पहले के नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है? तो तीनों का मतलब एक ही है, हमने बस यहाँ पे लिमिट लगा दी है कि जो नेचुरल नंबर है वो आपका 10 से छोटा रहेगा। आप सोचो 1 लाख नंबर होते तो लिमिट लगा देते 1 लाख, 1000 नंबर होते तो लिमिट लगा देते 1000। पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई। यहाँ पे पता चल गया कि x नेचुरल नंबर है, ठीक है, या जो एलिमेंट है कॉमा लगा के जो हम लिखेंगे वो एक नेचुरल नंबर है, जो कहां तक है वो यहां तक बता दिया हमने। सपोज दैट 20 से लेकर के 50 तक या 20 से लेकर 30 तक के नेचुरल नंबर लिखने होते, तब कैसे लिखते, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a एक x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x जो है 10 से लेकर के 30 तक जाएगा। बात समझिए, 30 ने सिर्फ 29 तक जाना होता तो हम इक्वलिटी नहीं लगाते, लेस देन लगा देते। ये सारी चीजें बेसिक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कह दिया कि x एक नेचुरल नंबर है, या इंटीजर्स भी लिख सकते थे आप, यहाँ पे हम सिंपल नेचुरल नंबर लिख दे रहे हैं। x एक नेचुरल नंबर जो 10 से स्टार्ट होगा और 30 के पहले 29 तक ही लिखेंगे हम, यानी 10 लेंगे। इक्वलिटी लगी है तो नंबर लेना है, नहीं लगी है तो उसके पहले तक या उसके बाद से शुरू करना है। यहाँ अगर इक्वलिटी ये भी हटा देते तो इसका मतलब क्या होगा कि 11 से स्टार्ट करना है, 29 तक जाना है, और अगर कहीं भी इक्वलिटी लग गई तो वो नंबर भी लेना है। ये चीजें बेसिक है, पता होंगी आपको लेस देन इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। तो 2 मेथड है आपके, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड, एक ही होता है। तो आपको 2 नाम याद रखने, रोस्टर फॉर्म ये नाम जनरली यूज होता है, लिस्टिंग आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकता है। और सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड जो होता है वो सिंपल सेट को रूल के फॉर्म में, एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने को कहते हैं, ठीक है। तो दोनों लिख लीजिए। इन पे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं कि ऐसा दे दिया होगा उसको इसमें कन्वर्ट करवाएगा, ऐसा दे दिया होगा उसको इसमें कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको।